हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एचटेट 2021 का टीजीटी लेवल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं 90 मार्क्स का। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। एक सेकेंड। यस, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। यानी कि गाइडेंस की करेक्टरिस्टिक एंड नेचर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है। गाइड ऑप्शन देखते हैं। गाइडेंस इज असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ। गाइडिंग जो है किसी इंडिविजुअल को असिस्ट करती है एडजस्ट करने के लिए। गाइडेंस इज प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल इन सेल्फ गाइडेंस। ये ग्रोथ को दर्शाती है किसी इंडिविजुअल की। गाइडेंस इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू द अदर्स एफर्ट ओनली। फ्रेंड्स, ओनली नेगेटिव है, ये एक्सट्रीम में जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा ये होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। गाइडेंस इज असिस्टिंग एन इंडिविजुअल टू फाइंड हिज प्लेस। ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज नोन एज। यानी कि कोई इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ये कौन सी थिंकिंग के अंदर आएगा? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, परसेप्चुअल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। फ्रेंड्स, ये आएगा परसेप्चुअल थिंकिंग के अंदर। मतलब एक परसेप्शन सेट करना। परसेप्शन किसके बेस पे सेट करते हैं? परसेप्शन सेट करते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे। रिफ्लेक्टिव नहीं है, क्रिएटिव भी नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटीमेंट। यानी सेंटीमेंट करेक्टरिस्टिक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इमोशन आर द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स। इमोशन जो है सेंटिमेंट का बेस होते हैं। सेंटिमेंट्स आर इनेट, इनेट नहीं होते। सेंटिमेंट्स गेट ओल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड दे मे इवन चेंज देयर स्टेट। जो है सेंटिमेंट्स होते हैं वो टाइम के साथ ओल्ड हो जाते हैं और वो अपनी स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डू नॉट हैव सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ डू नॉट हैव इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रीहेंसन। ये कह रहा है कि जो बहुत सारे जानवर होते हैं जिनमें इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रीहेंसन नहीं होता है, यानी कि बौद्धिक स्तर उनका कम होता है, इसलिए उनमें सेंटिमेंट्स नहीं होते। ये बात भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द बिहेवियर ऑफ स्टडी। स्टडी का जो ओल्डेस्ट मेथड है वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्लिनिकल मेथड है, साइकोफिजिकल मेथड है। फ्रेंड्स, इसमें नई नई टेक्निक्स आ चुकी है, ये ओल्डर मेथड नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग करेक्टरिस्टिक ऑफ डायलुकेंट्स। डायलुकेंट्स होते हैं बाल अपराधी, यानी कि जो बच्चे 18 साल से उम्र में कम होते हैं वो कोई अपराध कर देते हैं, उनको बोलते हैं बाल अपराधी। इसका ऑप्शन है डैमेजिंग स्कूल प्रॉपर्टी, बुलिंग एंड मॉकरी, टॉर्चरिंग, एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, वो एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि जो एस्थेनिक है ना वो हमारी पर्सनैलिटी का एक टाइप है। तो जो बाल अपराधी होगा वो डैमेज भी करेगा स्कूल प्रॉपर्टी को, बुली भी करेगा और टॉर्चर भी करेगा दूसरे को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। हमसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेंडूराज लर्निंग थ्योरी। जो बेंडूरा की लर्निंग थ्योरी है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु स्टेटेड दैट पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस। ऐसा किसने बोला जो पर्सनैलिटी है वो इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस का सम है? फ्रेंड्स, ये वैलेंटाइन ने बोला। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है हमें। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है फ्रेंड्स, ये प्रिडिक्टेबल होता है, जैसा कि हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर भी हम चलते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल। जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो मोर क्रिटिकल होता है, ये बात भी ठीक है। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, ये बात भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, गर्ल्स सरपास बॉयज़ फिजिकली इन। गर्ल्स जो है बच्चों बॉयज़ से आगे निकल जाती हैं कौन सी एज में? इन्फेंसी में, लेटर चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में एंड एडोलेसेंस में। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड एंड फोर्थ। जो लेटर चाइल्डहुड होता है, जो एडोलेसेंस की एज होती है, उसमें जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ से आगे निकल जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो लगभग 7-8 साल के बाद और टीनेजर तक जो लड़कियां होती हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है सेम एज के लड़कों से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट है उनके लिए स्टडी मैटर क्या है? फ्रेंड्स, गेस्टाल्टवादी जो है उनका कॉन्सेप्ट होता है एट अ होल का, एज अ होल का, वो होल पे काम करते हैं। तो कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस एज अ होल। ठीक है, होल जो इनका कीवर्ड है। मोड एंड प्रॉब्लम ऑफ द एग्जिस्टेंस ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट डिड फ्रॉड कंसिडर द पैटर्नल लव ऑफ गर्ल्स? फ्रॉड ने क्या, जो फ्रॉड है उसने क्या माना है, जो गर्ल्स का पैटर्नल लव होता है ना, मतलब अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन होता है, उसको बोला इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और जो बॉयज़ का अपनी मदर की तरफ होता है उसको बोला ऑडिपस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, समटाइम द चिल्ड्रंस ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स आर बोर्न विद लेस इंटेलिजेंस। इसने क्या है, कभी कभी ऐसा होता है जो गिफ्टेड पेरेंट्स होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं वो कम इंटेलिजेंस पैदा हो जाते हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है बट बच्चा ब्रिलियंट हो गया, वाइट, इसका वाइस वर्सा भी ये हो सकता है। तो ये लॉ ऑफ हेरिडिटी का कौन सा लॉ है? ये है लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी? जिनकी इंट्रोवर्टेड थिंकिंग होती है उनकी ये करेक्टरिस्टिक बतानी है। रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, एब्जॉर्ब इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, यानी कि जो इंट्रोवर्ट होंगे ना फ्रेंड्स वो अपने में ही लीन रहेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। सपोर्ट थ्योरी एंड फैक्ट्स एंड प्रोपेगेट्स हिज व्यूज़, व्यूज़ को तो देंगे ही नहीं, सोशल नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बाय जेम्स लैंगेज थ्योरी ऑफ इमोशन? जो थ्योरी ऑफ इमोशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा ए। पहले कोई सिचुएशन होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस होगी, उससे हमारी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंसाइट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंसाइट की करेक्टरिस्टिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इंसिडेंटल, रिस्पॉन्स इन नोवल सिचुएशन, हैबिट स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनिटी। फ्रेंड, जो इंसाइट होते हैं ना, अंतर्दृष्टि, उनमें से एक नहीं है। इंसिडेंटल ये आकस्मिक होता है, ये भी ठीक है। हैबिट स्ट्रेंथ नहीं होती, जो हैबिट स्ट्रेंथ है वो बिहेवियरिज्म में आती है, पेवलव वाली कंडीशन में। ठीक है, और जो इंसाइट है, इंसाइट आता है हमारी कोहलर वाली कंडीशन में, जहाँ सूझबूझ का सिद्धांत आता है ना, इंसिडेंटल कोई चीज़ हो जाती है, नई सिचुएशन को खोज करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स मिलता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। 3 नहीं है, हैबिट स्ट्रेंथ हमारी पेवलव में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी? कौन सी स्टेज जो क्रिएटिविटी की नहीं है, किसके द्वारा? बाय गॉर्डन इन हिज सिनेटिक्स टेक्निक, बाय हिज साइनेटिक्स टेक्निक, यानी कि जो गॉर्डन की थ्योरी है ना क्रिएटिविटी की, उनमें कौन सी स्टेज नहीं आएगी? डिटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, फाइंडिंग सिमिलर थिंग्स। फ्रेंड, जो क्रिएटिविटी है ना उसमें सिमिलर थिंग नहीं होती, उसमें नई चीज़ें हम फाइंड करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, डेफरमेंट एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन, ये दोनों हैं, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन करेक्टरिस्टिक नॉट सूट्स टू गिफ्टेड चिल्ड्रन? यानी कि कौन सी इनमें से कोई एक ऐसी कंडीशन होगी जो गिफ्टेड चिल्ड्रन को सूट नहीं करती है? लर्न रैपिडली एंड इजीली। ठीक है, गिफ्टेड बच्चे इजीली लर्न कर जाते हैं, रैपिडली लर्न कर जाते हैं। परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, वो जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कर लेते हैं। नोज अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनअवेयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होती है उन्हें जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है, मच ड्रिल इज रिक्वायर्ड, उन्हें ड्रिल की आवश्यकता नहीं होती फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को रिटेन करने के लिए, उन्हें बस एक बार देखा या फिर एक बार पढ़ा तो वही चीज़ उनके दिमाग में सेट हो जाती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ प्यूबर्टी? जो प्यूबर्टी है उसकी एज रेंज क्या है फ्रेंड्स? उसकी एज रेंज है 11 से 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? इनमें से कौन सा जो है इंटेलिजेंस का परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है? फ्रेंड, जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ना, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। पर्सनैलिटी के ऑब्जेक्टिव में भी ना वर्बल एंड नॉन वर्बल है। जो पर्सनैलिटी का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में वर्बल है, नॉन वर्बल है, एक में आर्मी अल्फा, एक में आर्मी बीटा है, बट जो तीनों टेस्ट है इंटेलिजेंस के, कोज ब्लॉक एंड क्यूब कंस्ट्रक्शन, पास अलोंग। ठीक है, ये इंटेलिजेंस के टेस्ट है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बिटवीन विच एज द चाइल्ड डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग? अब पियाजे के अकॉर्डिंग जो है ना एज रेंज पूछिए जिसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो 6 से 8, 8 से 10,
7 से 9, 11 से 14। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, 11 से 14। कि ये जो है ना फॉर्मल ऑपरेशनल एज है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है डेवलप हो जाती है। पियाजे की 4th स्टेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, who stated that an individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking। उसने कहा है कोई इंडिविजुअल है वो इतना इंटेलिजेंट माना जाएगा जितनी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैरी करता है। तो फ्रेंड्स ये टर्मन ने बोला है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द हिडन इमोशन सफोकेशन एंड पावर इनसाइड द चिल्ड्रन कॉल्ड। जो हिडन इमोशनल पावर होती है ना, सफोकेशन होती है, उसको बाहर निकालने को बोलते हैं हम इमोशनल कैथरेसिस। ठीक है। नेक्स्ट 23, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन एक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर सेटिस्फाइंग द इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। मतलब जो हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी कोई एक चीज़। अवॉइडिंग पोजीशन इन द क्लास और स्कूल, क्लास और स्कूल में पोजीशन अवॉइड करना। आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन इन क्लास। फ्रेंड्स अगर किसी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है ना, तो हम उसे क्यूरियोसिटी के लिए अवार्ड नहीं देंगे कि भाई तू बहुत जिज्ञासु बच्चा है तो ये ले तेरे को ये ट्रॉफी मिल रही है। हम उसके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्लास में डिस्कशन करेंगे, और जहाँ उसकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक। नेक्स्ट 24 है, हाउ मैनी कार्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन रोशार्स इंक ब्लॉक टेस्ट। जो रोशा के इंक ब्लॉक टेस्ट है उसमें कितने कार्ड थे, उसमें 10 थे। नेक्स्ट, हु इज़ नॉन द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट 26, हु इन्वेंटेड सोशोमेट्रिक। सोशोमेट्रिक को जेल मोरोनो ने, ये रीट का क्वेश्चन भी है, रीट में भी आया हुआ है। 27, विच इज़ द 4th स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो 4th स्टेज है ना साइको सोशल डेवलपमेंट की, वो है फ्रेंड्स इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियर, नहीं सॉरी ये होगी ना आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 27 का हो 4th स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ये होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी वर्सेस सेम। उसके बाद है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड 4th होगी हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। फ्रेंड्स 4th स्टेज इसकी ये होगी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा राइट ऑप्शन 3, क्योंकि पहली स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है। दूसरी होती है ऑटोनोमी वर्सेस सेम। फिर होती है आई की पावर 3। आई की पावर 3 का मतलब तीनों स्टेज आई से स्टार्ट हो रही है। पहली है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और ये 3 हो गई। चौथी है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, और 5वीं है ये स्टेज 5वीं जिसकी मैं बोल रही थी ना, ये है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो इसकी 4th स्टेज हो जाएगी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। एक बार ये देख लेना, याद कर लेना, मतलब कन्फ्यूजिंग है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू रोस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नॉन एज स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो मैच्योरिटी की एज किस, रोस जो है उसने स्यूडो मैच्योरिटी की एज किसे बोला है, उसने बोला चाइल्डहुड को। जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसा बिहेव करते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, फिर हम बहुत बड़े हैं, बट वो एक्चुअली में होते नहीं हैं। तो उसी को जो रॉस है उसने बोला है फॉल्स मैच्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन ए पर्सन ट्राई टू मेक हिज हर थॉट्स एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू whom टू लाइक टू फॉलो। मतलब कोई इंडिविजुअल है जो किसी को फॉलो करता है, उसकी तरह ही एक्शन करता है, उसकी तरह ही थॉट्स अपने डेवलप करता है। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर। इनमें से कॉमन स्पीच डिसऑर्डर क्या नहीं है। फिर जैसे ये है डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, लिपसिंग, स्लरिंग, स्टर्टिंग। इनमें हमें हिंदी में देख सकते हैं। तो जो पहला है ना ऊर्जा की कमी, ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं हम हिंदी पे। फ्रेंड्स 1 मिनट रुकना। पता नहीं कैसे खांसी हो रही है, पानी पी लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारा हिंदी का सेक्शन। ठीक है। हिंदी के सेक्शन में है क्वेश्चन नंबर 31। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भावात्मक संख्या का निर्माण व्यक्तिवाचक संख्या से हुआ है। मतलब कोई ऐसी संख्या है जो पहले व्यक्तिवाचक होगी उससे भाववाचक बनी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें जी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है बचपन, कैशोर्य, मातृत्व, ऐश्वर्य। फ्रेंड जो बचपन है वो तुम्हें लग रहा है कि वो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी पहले।
उसके बाद कैशोर्य, मान लो कैशोर्य हमारे किशोर से बनी है, मान के चलते हैं हम, ठीक है, पर किशोर भी कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। मात्रा तो मान ले माता से बनी है, तो माता व्यक्ति नहीं है, बट यहाँ जो ये ऐश्वर्य है ना, ये ईश्वर में प्रत्यय जुड़ के बनी है। तो जो ऐश्वर्य है, ईश्वर जो है वो व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्ति का नाम भी है, और परमात्मा भी एक ही है। तो उसमें देखा जाए तो हम ईश्वर जो है व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनी है ऐश्वर्य प्रत्यय लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इधर देख लेते हैं हम साइड में ना। निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है, मतलब तीन शब्द जो है वह उसमें अनु उपसर्ग यूज हो रखा होगा, एक में नहीं है। अनुपातिक, अनुदात, अनुदीत, अनुरंजक। देखो आपने देखा होगा अनुपातिक, समानुपातिक, व्युत्क्रमानुपातिक, तो इसमें अनु तो है, मतलब पातिक जो वर्ड है वो पीछे वाला वैलिड वर्ड है। उसके बाद है अनुदात, अनुदात, तो ऐसे आप यूज़ करके देख सकते हो, पर जो दात पीछे का है ना, ये वैलिड वर्ड नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं अनुदीत, अनुदीत को बोल सकें विदित, तो दीत है तो वैलिड वर्ड है। अनुरंजक मतलब विरंजक, तो पीछे वाला वैलिड वर्ड है, अनुपसर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, इसमें नहीं है, तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट है, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है, जिसमें मतलब संकेत कर रखा हो किसी की ओर। प्रियतम मेरा मित्र है, यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। देखिए ये तो डायरेक्ट सेंटेंस है, ये संभावना है, यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, ये क्या संकेत कर रहा किसी की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट 36, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है। री का उच्चारण मूर्धा से होता है, ठीक बात है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक के वर्णों में होती है, नासिक के वर्णों में नहीं होती फ्रेंड्स। यह वह को अर्धस्वर बोलते हैं, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है, डे और ढे क्या है, उक्षिप्त वर्ण है, ये भी ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। विसर्ग ध्वनि जो है ना वो नासिक के वर्णों में नहीं आती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इधर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है, यानी कि जिसमें प्रत्यय गलत लिखा हुआ है। मुरैला, मुरैला एला, इसमें एला लगा हुआ है, मतलब कटीला में ईला, विलीन मतलब ईन, ससुराल मतलब आल, मतलब विलीन, देखो विल प्लस में ईन, तो विल कोई वर्ड होता है, नहीं होता, तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, इधर देख लेते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशज हैं, मतलब जो तीनों वर्ड है ना वो अलग अलग भाषाओं के, एक भाषा के नहीं है, और विदेशज मतलब बाहर से लिए हुए हैं। देखो लाजवाब, मशीन, पवन, पवन नहीं है इसमें। कारीगर, अतिशयोक्ति, कहानी, तो अतिशयोक्ति तो नहीं है। मुमकिन, अमूमन, पक्षवार, पक्षवार नहीं है। किस्सा, स्कूल, हमला, ये सारे विदेशी शब्द हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है, मतलब कौन सा है जो गलत है समास की दृष्टि से। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। भूजग, भूमि में जन्म लेने वाला, नहीं ये नहीं है भूजग। देशभक्ति, देश के द्वारा, अच्छा उचित पूछा है तो ये भी गलत है। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति, ये भी गलत है। पशु बलि, पशु के लिए बलि, ये भी गलत है। देश के लिए भक्ति और पशु की बलि, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत बताना है। जीव को हम वाचा, रसना, वाणी। अहंकार को दम्भ, दर्प, मद, ठीक है। किरण को रश्मि, मयूख, प्रभा, ये भी ठीक है। कोया को प्रियक, मधुदूत, अति, सौरभ, ये गलत है। 38 का हो जाएगा राइट ऑप्शन 4। नेक्स्ट 39, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिमाण मतलब क्वांटिटी का, ठीक है। मैं नीली कमीज नहीं पहनता, ये भी नहीं है। इस बारिश में बहुत ओले गिरे। खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है, तो बहुत ओले गिरे, ये क्या परिमाण है। अब ये निश्चय अनिश्चय की बात नहीं कर रहा, सिर्फ परिमाण की बात कर रहा है, तो बहुत ओले गिरे क्वांटिटी के लिए ये, ठीक है। नेक्स्ट क्रिया के संबंध में कौन सा अनुचित है, अनुचित पूछा है इसने। नेक्स्ट है, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे। क्या है, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, इसमें क्या अकर्मक है, मतलब कोई कर्म नहीं है। फ्रेंड्स जो कर्म होगा ना, कर्म को बोलते हैं हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट किस में एक है, किस में नहीं है, या फिर दो ऑब्जेक्ट है। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, देख चिल्ला रहे थे तो क्रिया होगी, भिखारी सब्जेक्ट हो गया, सड़क होगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन, राधा श्याम को पत्र लिखती है, लिखना क्रिया होगी, श्याम और पत्र दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो दो कर्मक हो गया। नेक्स्ट है, बगीचे में मोर नाच रहा था। बगीचे में मोर, इसने क्या पूछा ऑप्शन में, इसने पूछा अनुचित पूछा है, ठीक है, अनुचित। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, ये भी ठीक है। राधा श्याम को पत्र लिखते, ये भी ठीक है। बगीचे में मोर नाच रहा था, सकर्मक, सकर्मक मतलब एक कर्म, बगीचे में मोर,
तो ये तो एक ही बात हो गई, नाचना क्रिया हो गई, तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा पूर्व काले का, ये भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। तो कौन सी लोक, इस लोकोक्ति का क्या मतलब है? डूबते को तिनके का सहारा, चुपड़ी और दो दो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम। किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? बहिरेकता, बही बही प्लस में एकता, आशीर्वचन, आशी प्लस में वचन, रति रंस ये नहीं है फ्रेंड्स। तपश्चर्या, तप प्लस में चर्या। देखो एक चीज़ देखो आप, जो इधर साइड है ना, इधर साइड क्या है, इसमें विसर्ग यूज हो रखा है सभी में, ठीक है। इधर क्या है, विसर्ग यूज हो रखा है, विसर्ग के बाद जो है एक वर्ड लिखा हुआ है। और जो यहाँ हमारी बन रही है ना, उसमें देखो रे यूज हो रखा है, ऊपर ऊपर यहाँ भी रे यूज हो रखा है, यहाँ भी रे यूज हो रखा है, पर इस वाले में हमारा रे यूज नहीं हो रखा। तो 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं है, ठीक है। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने भी खाया है सराहा है, ठीक है। मेरे को कुछ याद नहीं रहता, फ्रेंड्स मेरे को नहीं आएगा, मुझे आएगा। तो सर्वनाम संबंधी जो वो है ना अशुद्धि यहीं पे है। नेक्स्ट है 42, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित बताना है हमें। बद, नेक, दुष्चरित्र, निश्चरित्र, ये तो एक ही बात हो गई। दुष्चरित्र का होगा सचरित्र या फिर चरित्रवान। विस्तृत, संक्षिप्त, मधु कटुर, मधुर कटु, ये भी ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना। बत्तीसी बंद होना, चुप हो जाना। सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। थाली का बैंगन सर्व सुलभ होना, नहीं। थाली का बैंगन क्या है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता कोई, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन। 46 क्वेश्चन नंबर है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। दिस पेन इज बोथ गुड एंड चीप, ये तो आसान है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब, हमें बतानी करेक्ट फ्रेजल वर्ब। शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम। रिजेक्टेड के लिए क्या होगा? टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न आउट, टर्न ऑफ। फ्रेंड्स रिजेक्टेड के लिए हो जाएगा टर्न डाउन। तो 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट है 47, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन बताना है हमें, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, हिज हट इज डैश होटल ताज, यानी कि जो उसकी जो झोपड़ी है वो ताज होटल के बराबर में। अबव नहीं है, आउट नहीं है, बिसाइड नहीं है, बिसाइड्स नहीं है, बिसाइड है, ठीक है, मतलब उसके बराबर में है, साइड में है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल द ब्लैंक, हमें बताना है अप्रोप्रिएट मॉडल। ट्रीपेसर्स डैश बी पनिश्ड, इसके लिए क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का जगह शेल, मे नहीं आएगा, आउट टू नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, इसके लिए बताना। निप इट इन द बड, निप इट इन द वर्ड के लिए हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। ये क्या है? द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल ओनली बिकम वर्स इन द स्टेट ड्यू टू रायोट्स इफ द गवर्नमेंट डज नॉट डू समथिंग राइट नाउ टू टिप इट इन द बड। तो निप, तो इसके लिए जो वर्ड है ना निप इट इन द बड के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू प्लान इन डिटेल टू शॉप ए थ्रेट, टू प्लान इन डिटेल टू स्टॉप ए थ्रेट, टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज ओनली, ये ठीक है, मतलब ये ठीक है। टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय करना नहीं आएगा वैसे, ये वर्ड गलत है। टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, टू स्टॉप समथिंग, ये ठीक है। टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन इनिशियल स्टेज, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट होने जा रही है उसको इनिशियल स्टेज पे ही रोक दिया जाए ताकि कुछ मतलब हार्मफुल ना हो, हानिकारक ना हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें से पूछा है अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, वाई आ जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेजल वर्ब पूछा है, जो ब्लैंक लेफ्ट है उसमें। कॉलेरा हैज डैश इन द विलेज, ब्रोकन आउट, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन अप, नेक्स्ट है ब्रोकन ऑफ, तो इसका हो जाएगा ब्रोकन आउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, हमसे पूछा है इनकरेक्ट सेंटेंस। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड राकेश ए MP कैंडिडेट, ए नहीं आएगा, एन आएगा, तो सी है।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसके लिए पूछिए करेक्ट मीनिंग। द होस्टेस ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, टू मेक पीपल परप्लेक्स्ड, टू सर्व वेलकम ड्रिंक, टू स्टार्ट ए गेम ऑफ पजल। तो फ्रेंड्स अगर वो एक दूसरे के सामने इंट्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ रिलैक्स कर रही है ईच अदर के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है, जो हमारा इनकरेक्ट पार्ट है वो बताना है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम WP, ही डिड नॉट, ठीक है। कीप हिज वर्ड्स, कीप हिज वर्ड्स, तो 54 का मेरे को यही लग रहा है, 54 का ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम फ्रॉम WTP, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था यहाँ सी, फ्रेंड जो सी है ना, सी में ही है, देखो यहाँ, ठीक है। और यहाँ ना जैसे मैंने बोला बी, तो बी जो पहले नंबर पे, बी नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक। मल्टीप्लिसिटी सॉरी म्यूनिसिपलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डैश ओवरहेड वायर्स, डिड अवे विद, डू अवे विद, हैज़ डन अवे विद, हैड डन अवे विद, तो उसने क्या तारों से अलग रहना है, डू अवे विद, तो 58 का हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है 55, चूज द करेक्ट टेंस टू फिल द फॉलोइंग, हमें टेंस बताना है। आई हैड कंसल्टेड मैनी लायर्स बिफोर आई डैश द कंप्लेंट, आई लॉस्ट कंप्लेंट, तो 55 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, वन हु वेस्टेज अ लॉट ऑफ मनी, उसको क्या बोलेंगे, जो बहुत मतलब जो मनी वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, 59 का हो जाएगा 3, प्रोडिगल। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू फिल इन द ब्लैंक, हमसे पूछा है अप्रोप्रिएट मॉडल। ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंड माँ बिफोर ही स्लेप्ट, तो पास्ट हैबिट है, ये क्या होगा, कुड नहीं, शैल नहीं, माइट नहीं, वुड होना चाहिए, 56 का थर्ड, 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन वर्ड, हमसे पूछा अप्रोप्रिएट मॉडल। हरीश हैज़ annoyed हिज बॉस टुडे, ही डैश बी फायर्ड सून, तो ही डैश ये पॉसिबिलिटी है, किसकी है पॉसिबिलिटी, मे, आउट, ऑट टू, कैन, वुड, तो उस वुड इसके लिए होना चाहिए मे। 60 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा नहीं, कैन होना चाहिए, वो कभी भी फायर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये हो गया हमारा CDP का सेक्शन, हिंदी का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन। अभी हम करते हैं हरियाणा जीके, देन हम करेंगे मैथ एंड रीजनिंग। हरियाणा जीके, द अमाउंट विच इज़ गिवन टू द सपोर्ट्स वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज बाय मुख्यमंत्री विभाषा गुण योजना में 31,000 मिलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, मतलब महिला खिलाड़ी है तो। नेक्स्ट है द हीरो ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन अब्दुल रहमान जो खान है वो कहाँ से था, झज्जर से था वो। उसके बाद हाउ मैनी गोल्ड मेडल वर वॉन वन नेशनल स्टेट 36 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फरवरी 2021 में। फ्रेंड्स करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछा जाएगा, बट आप नॉलेज के जानना चाहते हो तो 3, इसका हो जाएगा 21, 3 ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन था, BN चक्रवर्ती था। फ्रेंड्स ऐसे ही CM से क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट कौन था, भजन लाल था या फिर सर्विंग पीरियड बंसीलाल का था, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 85 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरियाणा साहित्य अकादमी, जो हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके बारे में राइट स्टेटमेंट क्या है। द चीफ मिनिस्टर सर्व्स एज द प्रेजिडेंट ऑफ अकेडमी, यानी कि जो CM होता है प्रेजिडेंट होता है अकेडमी का, ठीक बात है। नेक्स्ट है हरिगंधा जो है मैगजीन है अकेडमी की, ये भी बात ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट 86 वेयर द पंचवटी पिलग्रिमेज साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा, पंचवटी कहाँ, पलवल में है, पंचवटी पलवल में। इन विच डिस्ट्रिक्ट द चिंकारा ब्रीडिंग, चिंकारा कहाँ है, भिवानी कैरू में है। नेक्स्ट है 88 द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर इन हरियाणा, हरियाणा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ट्रू, स्टेट एनिमल क्या है, ब्लैक बक काला हिरन, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैथल, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर, तो फ्रेंड्स 89 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, करेक्ट पूछा है। नाहर वाइल्ड लाइफ, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, फ्रेंड्स ये रेवाड़ी में नहीं है, ये रेवाड़ी में है। 89 का
स्टेट एनिमल ब्लैक बक भी नहीं है। सरस्वती ओनली 2 है कहीं, ओनली 2, 4 है इसका। तो सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कैथल में, ये बात ठीक है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी रेवाड़ी में, झज्जर में नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। मैच करना है बीरबल का रंग महल, उसके बाद है साहित्यिक संग्रहालय, चोर गुम्बद, सोने का किला। सोने का किला जो है गुरुग्राम में होगा, ये तो मतलब डी का बी कहीं है, डी का बी एक ही ऑप्शन में है, डी का बी एक ही ऑप्शन में है। बीरबल का महल कहाँ, यमुनानगर में, नारनौल में है। ए का 3 यमुनानगर में है बीरबल का महल, ठीक है। उसके बाद सोहना फोर्ट गुड़गांव में है। चोर गुम्बद होगा उसमें नारनौल में। सी का 1 चोर गुम्बद जो है नारनौल में है, और आध्यात्मिक म्यूजियम जो है पानीपत में है, ठीक है फ्रेंड। इस तरह फ्रेंड्स ये हो गए हमारे 2021 के टीजीटी वाले जो पेपर है उसके 70 क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं वो मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन, जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। अभी मैं इसको समझाती हूँ। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का है। ये है द लेंथ ऑफ अ वायर इज 66 मीटर, यानी कि कोई वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 66 मीटर है। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 66 मीटर है। देन द नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ सर्कमफेरेंस 1.32 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर्स, यानी कि एक वायर है जिसकी लेंथ जो है 66 मीटर है, उससे 1.32 सेंटीमीटर के कितने सर्कल बन सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो भी हम कोई भी मोल्ड करके आकृति बना रहे हैं, मतलब एक आकृति से दूसरी आकृति बना रहे हैं, जैसे उसने बोला किसी वायर से वो सर्कल बना रहा है, दोनों की वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी, सर्कल का भी, और जो एरिया है वो भी सेम रहेगा, और जो वो है क्या बोल रहे हैं सर्कल का भी और वायर का भी, दोनों का सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमें वायर की लेंथ दे रखी है ना 66 मीटर, वो नोट कर ली। नेक्स्ट सर्कमफेरेंस निकालना है हमें किसका, जिसकी हमें जो हमें सर्कल दे रखा है उसको सर्कमफेरेंस दे रखा है 1.32 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, इंटू 100 कर देंगे। 66 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 6600 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा कितने सर्कल बन सकते हैं, तो टोटल लेंथ कितनी है, उसके बाद सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, 5-4 सर्कल हमारे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट अ 60 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है वो हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। डिस्टेंस है उसका, जो ट्रेन की लेंथ है वो हमारी 140 मीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास प्लेटफॉर्म 260 मीटर लॉन्ग। उसने बोला जो लेंथ है वो हमारी 140 मीटर है, स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है ना वो हमारे 240 मीटर है। अब फ्रेंड जो ट्रेन होगी ना वो एक तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, उसके बाद अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, ठीक है। मान के चलो यहाँ से ट्रेन आ रही है और ये प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ट्रेन इधर निकलेगी, तो जो जब उसका बिल्कुल एंड निकल जाएगा तो अभी तो हम उसे प्लेटफॉर्म से निकली हुई मानेंगे। मान लो ट्रेन का एंड यहाँ पे है, ठीक है, इधर ट्रेन जा रही है, तो उसने कितनी लेंथ कवर करी, उसने प्लेटफॉर्म की भी करी और अपनी लेंथ भी कवर करी, ठीक है। इस तरह जो हमारा लेंथ हो जाएगी टोटल, वो हम प्लेटफॉर्म की भी काउंट करेंगे और ट्रेन की भी काउंट करेंगे। 240 प्लस 140 कितना हो जाएगा, 260 प्लस 140 400 हो जाएगा। तो टाइम निकालना है हमें, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया, 400 हो गया। 240 देखो 240 प्लस 100, 260 प्लस 140, ये हो गया हमारा डिस्टेंस 400। 400 को डिवाइड करना है हमें किससे, टाइम से। टाइम कितना हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो टाइम जो है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हम और यूनिट ले रहे हैं वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो 60 को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकेंड, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा 100। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा टाइम निकल जाएगा 24 सेकेंड, ठीक है। मैं PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑब्टेन ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ। उसने कहा है कि कोई क्लॉथ मर्चेंट है जो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है। हमने मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का प्राइस जो 1 रुपये है, तो लिख लिया यहाँ पे 1 मीटर का प्राइस कितना, 1 रुपये है। 33 मीटर उसने बेचा है, 33 मीटर कितना होगा, 33 मीटर कपड़े का प्राइस होगा 33 रुपये। उसके बाद उसने बोला 11 मीटर का प्रॉफिट होता है, तो 11 मीटर कपड़े का प्राइस होगा 11 रुपये। अब जो सेलिंग प्राइस है ना, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा है उसको हमने मान लिया सेलिंग प्राइस। जो उसे प्रॉफिट हुआ है 11 का, 11 का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका,
33 में से 11 माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 22 कॉस्ट प्राइस होगा। उसने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का मतलब होता है कितना प्रॉफिट हुआ और किस पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है हमारा 11 रुपये का। 11 रुपये का किस पे हुआ है, सीपी पे हुआ 22 रुपये पे। तो 11/22 इंटू परसेंटेज के लिए 100 काटेंगे तो 50% का प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ मैन एंड 6 वुमेन, एक आदमी या 6 औरत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब एक आदमी या 6 औरत क्या करती है, काम को 12 दिन में करते हैं। वर्किंग 7 आवर्स अ वीक, वो दिन में 7 घंटा काम करते हैं। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट अ वर्क ट्वाइस एज लार्ज, 10 मैन एंड 3 वुमेन वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स डेली। इसने बोला फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मतलब 4 आदमी या 6 औरत, मतलब या तो 4 आदमी या फिर 6 औरत एक काम को कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं 12 दिन में और 7 घंटे डेली काम करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है MDH, मसाला नहीं है ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एफिशिएंसी निकाल लेंगे मैन की और वुमेन की। उसने बोला है 4 आदमी या 6 औरत, मतलब या तो 4 आदमी लेने या फिर 6 औरत लेनी, एक लेना, दोनों नहीं लेने। तो हमने एफिशिएंसी निकाली, 4 आदमी जो है वो 6 औरत के बराबर है। यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आदमी जो हो जाएंगे वो 3 औरत के बराबर हो जाएंगे। काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 आदमी हो जाएंगे 3 औरत के बराबर। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क का फॉर्मूला MDH, मतलब कितने आदमी हैं, M का मतलब मेन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर, कितने आवर उसने काम किया है। तो हमने क्या लिया, हमने लिया मैन में लिया है मैंने, इधर हम वुमेन भी ले सकते हैं। मान लो हमने मैन लिया तो 4 आदमी हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, 12 दिन काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं। अब उसने बोला है अगर इसकी जगह हम 10 आदमी और 3 औरत यूज़ करें, ठीक है, काम करवाने के लिए, और वो 8 घंटे काम करें तो कितने दिन में, कितने दिन काम करेंगे। हमने कहा 10 आदमी और 3 औरत, ठीक है, 10 मैन और 3 वुमेन। अब 3 वुमेन किसके बराबर है, हमारे 2 आदमी के बराबर है। मतलब हमें इक्वेशन एक ही फॉर्म में लेनी है। अगर हमने यहाँ मैन लिया तो हमें यहाँ भी मैन ही लेना पड़ेगा, हम मैन वुमेन मिक्स नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 3 वुमेन की जगह यहाँ से पुट कर देंगे 2 मैन, 2 मैन कर दिया, 10 मैन प्लस में 2 मैन हो गए 12 मैन, ठीक है। 12 मैन के बाद काम कितना होगा, उसने बोला दो डबल काम को, मतलब जो इधर काम हुआ है ना हमारा, उसका डबल कितने दिन में होगा। तो हमने लिख दिया 2 M1 D1 H1 M2 D2 H1, ठीक है। 2 तो है डबल काम के लिए, M1 कितना था हमारे 4 थे, D कितना था 12 और आवर कितने थे 7। इस तरह जो हमारे इधर मेन बने हैं वो 12 हैं। दिन कितने, दिन हमें निकालने, आवर हमारे 8 है, काटेंगे तो हमारे दिन आ जाएंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। इफ़ ये तो हो गया, 65 है। 65 क्वेश्चन फ्रेंड जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमसे ये पूछा है। अब देखो यहाँ हमारा नीचे अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट कभी भी नहीं लेते, उसको हम हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि हमारा रूट नीचे ना हो गए ऊपर हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ एक्स की वैल्यू लिखी, उसका हमने रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइजेशन का मतलब है जो हमें यहाँ दे रखा है ना, ये इसका हम साइन चेंज करेंगे सबसे पहले, और मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी चीज़ से कर देंगे। मतलब अंडर रूट 2 - 1, अंडर रूट 2 - 1, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया रैशनलाइजेशन। यहाँ रैशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर टर्म बनी हमारी अंडर रूट 2 - 1, नीचे बनी अंडर रूट 2 + 1, अंडर रूट 2 - 1, ये हो गया A+B, A - B मतलब A² माइनस B²। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, नीचे तो 1 ही बचेगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आने के बाद उसने बोला है x² प्लस में 2x प्लस 3 की वैल्यू। तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है वो हमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 66 पूछ रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी इस सीरीज की, CAEFHFGMKORPT। इसमें क्या फ्रेंड्स, जितने भी लेटर है ना वो अपने से 5 ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इन काउंट करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। 67 कह रहा है कि 5 जो आदमी है ABCDE, उनमें से जो है A जो है शॉर्टर है B से, मतलब A जो है B से छोटा है, B ऊपर आएगा A नीचे आएगा। उसके बाद बट टॉलर देन E, जो A है वो E से बड़ा है तो E सबसे नीचे लिख दिया। उसने लिखा C क्या है, टॉलेस्ट है, सबसे बड़ा, C सबसे ऊपर आ गया। फिर कहा है जो D है ना वो B से छोटा है, मतलब D जो यहाँ आएगा A के ऊपर, मतलब जो D है वो B से छोटा है, A से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, E हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 68 कह रहा है द पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इज़ 100 सेंटीमीटर, यानी कि पैरामीटर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगनल 40 सेंटीमीटर, एक डायगनल कितना उसका 40 सेंटीमीटर का है, उसके एरिया पूछा है। फ्रेंड्स जो हमारा वो होता है ना रोम्बस, वो काइट की शेप में होता है ऐसे। उसने बोल दिया पैरामीटर, पैरामीटर होता है हमारा, मतलब जितनी भी हमारी साइड है
उनका सम कर देंगे, पैरामीटर निकल जाएगा। पैरामीटर जो है 100 है, डायगोनल जो है हमारा 40 है, एरिया होता है हाफ D1 D2। ठीक है, पैरामीटर की जगह हमने वैल्यू डाल दी 100, जो हमें दिया हुआ है किसके बराबर होगा, 4 इंटू साइड, यानी कि चारों साइड का सम। तो हमें ये साइड निकालनी है, यहाँ से हमारी साइड 25 आ जाएगी। अब देखो एक चीज़, जो ये डायगोनल है ना, जैसे ये है, मान के चलो हमने ये मान लिया इसका एक पार्ट मान लिया, साइड हमारी 25 आ गई, डायगोनल हमारा 40 था, इसका मतलब हाफ हो गया हमारा 20। ये 25 है, ये 20 है, तो हम पाइथागोरस से वैल्यू निकाल देंगे, पाइथागोरस से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 15 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा, एक जो ये है ना एक ट्राइंगल, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रोम्बस का एरिया निकल जाएगा, जो कि है 600। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 69 कह रहा है, टू अलॉयज आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। दो अलॉय हैं जो कॉपर के और टिन के बने हुए हैं, और उनका जो रेशियो है ना वो 1:3 है पहले अलॉय का, दूसरे अलॉय का रेशियो है 2:5। इन वट रेशियो शुड टू अलॉयज आर मिक्सड, कौन से उसमें रेशियो मिक्स करने हैं ताकि जो नया अलॉय बने वो 3:8 का बन जाए। तो इधर देखते हैं हम, मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। हमने मान लिया कि जो हमारा अलॉय है ना, एक कॉपर का एक टिन का है, पहला जो उनका पहले अलॉय का रेशियो है 1:3, दूसरे का 2:5, तीसरे का है 3:8, हमें लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कॉपर की क्वांटिटी अलग है, टिन की क्वांटिटी अलग है, अलॉय भी अलग है, तो हम किसी एक पे मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ हमने इस कॉपर पे लगा दिया, कॉपर पे लगा दिया तो क्या होगा, जैसे इधर है कॉपर की वैल्यू, मतलब कॉपर कितना, एक, टोटल जो अलॉय है वो कितना है, 3 और 1 4, तो 1/4। उसके बाद इधर दूसरे अलॉय में कॉपर कितना है, 2, टोटल कितना है, 5 और 2 7, 2/7। नेक्स्ट जो तीसरा अलॉय है उसमें कॉपर कितना है, 3 है, टोटल कितना अलॉय है हमारा, 8 और 3 11, 3/11। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारा मिक्सचर एलिगेशन हम लगा रहे हैं ये हमारा आ गया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में हम नहीं कर सकते, तो हम करेंगे 11 का 7 का और 4 का एलसीएम लेंगे, जो कि इनकी मल्टीप्लिकेशन ही आएगी। फिर उस एलसीएम से हम तीनों साइड, इनकी तीनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा, पहला अलॉय जो है हमारा 77 है, दूसरा 88 है, और जो तीसरा है वो 84 है। तो मिक्सचर एलिगेशन हम कैसे लगाते हैं, आमने सामने से माइनस कर देंगे ऐसे, मतलब देखो यहाँ 77 में से 84 गए 7 बचे, और इधर 88 में से 84 गए 4 बचे, तो नया रेशो आ गया हमारा 4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। 70 क्वेश्चन रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन का। वो कह रहा है कि एक बॉय कहता है दैट बॉय इज़ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी मदर का जो हस्बैंड है उसका ग्रैंडसन है। ठीक है, ए जो है ये है, इसने कहा जो बी है ना वो ग्रैंडसन है, किसका ग्रैंडसन है, मेरी मदर का, मदर इससे ऊपर आ गई, के हस्बैंड का, ये हस्बैंड है, यानी कि मेरी, और मैं अकेला हूँ, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब मेरे कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो इससे क्या हुआ, मतलब जो ए है, जो ये ए है ना फ्रेंड्स, जो ये फ्रेंड्स ए है ये अकेला है, इधर बताती हूँ, जो ए है वो अकेला है, जो उसका सन है बी, वो उसकी माँ जो है, मतलब मदर, और उसके जो फादर है उनका अकेला ग्रैंड सन है। तो इनका क्या रिलेशन है, बी का ए से, तो बी जो है ए का सन है, बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 71 कह रहा है कि रॉन्ग बताना है हमें इस सीरीज़ में, 135, 226, 353, 552, 739। इन्हें सॉल्व करेंगे ना, जो 135 है वो 5 के क्यूब में 3 ज़्यादा है, 226 जो 6 के क्यूब में 3 ज़्यादा है, 353 जो 7 के क्यूब में 3 ज़्यादा है, बट जो 7 के क्यूब में 3 ज़्यादा अगर हम करेंगे ना वो हमारा 522 आएगा, यहाँ क्या 552 है, तो यही रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% एनम, यानी कि जो डिफरेंस है ना एस आई और सी आई का, एस आई और सी आई का जो डिफरेंस है वो हमारा 12% पर एनम है। कितने उस पर, प्रिंसिपल है हमारा 5,000। ठीक है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है वो हमसे पूछा गया है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% एनम, एंड जो रेट हमारा 5,000 है, मतलब 5,000 हमारा प्रिंसिपल है, 12% हमारा रेट है, और उसमें हमें एस आई सी आई का डिफरेंस पूछा है, सिंपल ही क्वेश्चन है। अब देखो प्रिंसिपल 5,000 है, रेट हमारा 12% है, तो हम इस पर वो लगा देंगे एस आई सी आई। 5,000 पे हमने पहले 12% निकाला, 5,000 का 12% हो जाएगा 600। अगेन 2 साल के लिए बोला है ना, तो 12% 600 हो जाएगा। जो हमारा फ्रेंड एस आई है ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो तो यही ऐड हो जाएगा, 600 + 600 1200 हो गया। ठीक है,
जो वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है हमारा अगली साल ब्याज पे भी। ये तो हमारा 2 साल का ब्याज हो ही गया, उसके बाद जो हमारा ये पहली साल का ब्याज है ना, इस पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो 600 का 12% हो जाएगा 72। तो हमारा जो है ना दोनों साल का SI, दोनों साल का SI प्लस में 1 साल का जो SI पे लगा है इंटरेस्ट, वो टोटल करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1272। तो हमसे पूछा है CI का और SI का डिफरेंस, यानी कि 1272 में से 1200 घटाएंगे तो 72 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा डिफरेंस। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520। सम क्या है? 520 है। बिगर नंबर को 4% डिक्रीज करते हैं और स्मॉलर को 12% इंक्रीज करते हैं। स्मॉलर नंबर पूछा है इनमें से, ठीक है। हमने मान लिया A प्लस B का जो सम है 520 है, बड़े को हम 4% घटा रहे हैं, तो मान लिया 100 में से 4% घटाए तो 96 हो गया, और दूसरे को हम 12% बढ़ा रहे हैं, तो 12% बढ़ाएंगे 100 में से तो 112% हो गया ये, ठीक है। उसके बाद A इंटू 6 और B इंटू 7, इसका मतलब क्या हुआ? इन्हें हम काटेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे। A इंटू 6, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा, मतलब 12×8 = 96, और 12, ये 12 से नहीं कटेगा, ये कटेगा मेरा 12×5 12×6 = 72, 12×7 = 12, 12×8 = 96, और 12 से तो ये नहीं जाएगा, 14 से जाएगा, 14×8 = 96, 14×6 = 112। एक बार देख लेना आप काटने के बाद किससे कट रहा है। यहाँ 6 और 8 7 आ जाएगा, 6 और 7 हमारे जो सिंप्लीफाई करेंगे ना हम, ये दूसरे एक दूसरे की वैल्यू है, मतलब जो A के साथ है वो B की वैल्यू है, जो B के साथ है वो A की वैल्यू है। तो टोटल क्या हुआ हमारा, जो हमारे रेशियो आए हैं 6 और 7, इनका हम सम करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 520। एक रेशियो की हम निकाल लेंगे 40 हो जाएगी। हमसे पूछे स्मॉलर, स्मॉलर मतलब छोटे वाला, छोटे वाला कौन है हमारा? B है। B की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, 240 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। 74 कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, ये तो हो गया। फाइंड द रॉन्ग टर्म्स, इसने पूछी है रॉन्ग टर्म क्या है इसमें। G4T Z9R M20P P41N S90L। तो फ्रेंड जैसे मैंने इधर कर रखा है ना, मतलब इनमें दो दो का गैप है, इधर इधर दो दो का गैप है, इधर एक एक का गैप है। तो अल्फ़ाबेटिकल है तो ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उसमें गड़बड़ है। न्यूमेरिकल में देखो 4×2 = 8 और 1 9, ठीक है। 9×2 = 18 और 2 20। अब 20×2 = 40 और 3 43 होना चाहिए था, ये गलत है, ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड। जो लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ LBH का जो सम है ना, वो हमें दे रखा है। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड 19, ये हमें 19 दे रखा है। उसके बाद है जो उसका डायगोनल है ना, वो है 5√5। तो हमसे पूछा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकाल देंगे हम। LBH हमें दे रखा है 19 सेंटीमीटर, गिवन है ये। जो डायगोनल है वो दे रखा है 5√5। डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? L²B²H² होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे। L²B²H² का स्क्वेयर करेंगे और इधर कर देंगे इसका स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से रूट कट जाएगा। L²B²H² की वैल्यू हो जाएगी 5 × 25 × 125, ठीक है। ये हमारी होगी L²B²H² की वैल्यू। हमसे पूछा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हमारी टर्म आती है LBHL वाली, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का स्क्वेयर कर देंगे। ये हमने पहली का स्क्वेयर किया, तो स्क्वेयर करने के बाद जो हम L²B²H² का होल स्क्वेयर 19 का होल स्क्वेयर, तो इसका होल स्क्वेयर करेंगे तो ये बनेगा L²B²H² 2LBBHHL। ये किसके बराबर? 360 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट जो L²B²H² की वैल्यू यहाँ में 125 मिली है ना, वो डाल देंगे, और ये हमारा एरिया होता है ये, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे। 360 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। 76 कह रहा है, एक सेकंड में देख, हाँ 76 ही है नेक्स्ट। 76 है ए पर्सन वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, मतलब एक जो आदमी है वो साउथ की तरफ 8 किलोमीटर चलता है। इधर देख, एक पर्सन जो है वो साउथ की तरफ चलता है 8 किलोमीटर, मान लो इधर रहे साउथ, गया वो 8 किलोमीटर टुवर्ड्स, देन टर्न राइट। अब वो जब साउथ की तरफ गया तो उसका राइट किधर होगा? उसका राइट होगा इधर हो गया, जैसे मान के चलो, ये मैंने वैसे पीछे सॉल्व कर रखा है। इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट, ठीक है। अब वो राइट टर्न करता है एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर फिर चलता है, फिर वो लेफ्ट टर्न करता है 8-10 किलोमीटर फिर चलता है, और स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस पूछना है। जैसे मैंने बताया हुआ है, एक पर्सन है वो साउथ की तरफ 8 किलोमीटर चला है, फिर उसने क्या किया है, राइट टर्न लिया है, 8 किलोमीटर चला है, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है और यहाँ से 10 किलोमीटर चला है। उसने पूछा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, या ईस्ट है या वेस्ट है, नॉर्थ है साउथ है। तो देखो इधर अगर देखा जाए तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। नेक्स्ट है इन द रो ऑफ बॉयज़, ए जो है 15th प्लेस पे लेफ्ट से, और बी जो है ना
वो है 4th प्लेस से राइट से, मतलब इधर साइड से जो ए है वो 15th प्लेस पे है, और जो हमारा बी है ना वो इधर साइड से हमारा 4th प्लेस पे है। ठीक है, उनके बीच में क्या, 3 बॉयज़ हैं उनके बीच में। सी जो है फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है ए का क्या है, लेफ्ट है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी राइट, इधर साइड से पोजीशन पूछी है सी की। देखो 4 तो इधर हो गए, 3 इनके बीच में, 4 3 7, और एक 8 और एक 9, इसकी कौन सी पोजीशन है, 9 है। नेक्स्ट 78, ए पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब एक जो है वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। पर्सन देन टर्न साउथ, और साउथ मुड़ जाता है। देन वॉक 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो अगेन ईस्ट की तरफ चलता है, 2 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ चलता है 4 किलोमीटर। उसने पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। देखो यहाँ वो 2 किलोमीटर चला, फिर 1 चला, फिर 2 चला, फिर 4 चला। अब जो ये डिस्टेंस है ये भी तो इसके बराबर है, 2 किलोमीटर यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तो ये हो गया 4 किलोमीटर। और यहाँ का कितना चला है, 4 चला है, 4 में से एक तो यही हो गया, ऊपर हो गया 3 3। ये वैल्यू कितनी है, ये हम पाइथागोरस से 5 बता देंगे निकाल के, तो 5 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट 79 कह रहा है कि डब्लू की वैल्यू 23 है, स्ट्रॉन्ग की 93, तो वीक की बताओ। डब्लू 23 का मतलब है डब्लू 23वें नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल में, तो ऐसे ही हम वीक की लिखेंगे, डब्लू की वैल्यू 23, ई की 5, ए की 1, और ये 11 करके 40 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 कह रहा है 5a+1/3a की वैल्यू 5 है, तो हमें 9a² इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम देखेंगे, देखो इधर 5a है, इधर 3a है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो इसका उल्टा पूछा है, 9a और 5a, ठीक है, उल्टा पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। पहले 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की, तो इधर 5 से 5 कट जाएगा, इधर बचेगा 3a। दूसरे स्टेप में 3 से 3 कट जाएगा, 5a बचेगा, इसका स्क्वायर बहुत साइड कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जो हमें 9a² और 25a² की वैल्यू तो हमसे पूछी है, जो ये वैल्यू इसके 9 में से घटा देंगे, 39/5 हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स ये हो गए हमारे HTET TGT मैथमेटिक्स के 90 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ मैं इसका पार्ट 2 करवाऊँ, जिसमें मैं मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। तो अब कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट कर देना। इस तरह हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ, और जो हमने 90 मार्क्स का डिस्कशन किया है, इसमें किसी को कोई डाउट आता है, मेरे को क्वेरी आती है कोई, तो मेरे को कमेंट कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।